Hello dear students, today I am going to continue Chapter 2 of Part 2 Elements of Accountancy Standard 11 Commerce Session number 2 of Depreciation Accounts. Part 2 Chapter 2 Session 2. Under the first session we completed different type of the information, basic information related to the depreciation with the help of the two different meanings, that is definition. Also some of the characteristics that is related to the depreciation, 8 characteristics further, basic information of the necessity, that is objectives, and lastly we discussed the factors affecting the depreciation elements, total 7. So under that we discussed different points. Now let's move to the other factors. These are the factors related to the amount and rate of depreciation. So here are the factors to be considered to determine अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो जब भी आप कोई भी असेट का डेप्रिसिएशन डिसाइड करने जाते हो उस टाइम पर वो कैसे डिसाइड करते हैं, राइट, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं वो यहाँ दिए गए. यानी कि जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हो और जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड करते हो वो कैसे डिसाइड होता है. लेट्स सी. द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज एन एस्टिमेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो ये परफेक्ट नहीं है, ये एस्टिमेशन है ना, राइट. तो कीप इन माइंड दैट थिंग वॉट एवर द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द एसेट इज देयर और इट विल बी देयर इन फ्यूचर, दैट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द फैक्टर्स ऑन द एस्टिमेशन बेस्ड. तो हायर द डिग्री ऑफ रियल एंड एक्यूरेट एस्टिमेट, हायर द डिग्री ऑफ रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन डिटर्मिनेशन. यानी कि जो डिग्री पर्टिकुलरली जो भी एस्टिमेशन का अमाउंट है, द पर्टिकुलर रियल या एक्यूरेट, वो आपको बताएगा डेप्रिसिएशन के रियलिस्टिक डिटर्मिनेशन. यानी कि जैसे जैसे आपका जो भी फैक्टर्स उसके पीछे होगा वो परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, तो उसके पीछे डेप्रिसिएशन जो आप डिसाइड करोगे वो भी परफेक्ट आएगा. सो थस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन of depreciation and the rate of depreciation, the following different points, important points are required to be considered. तो जब भी आप ये अमाउंट डिसाइड करो डेप्रिसिएशन की या फिर उसका रेट डिसाइड करो तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना है. फर्स्ट वन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स. द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डन ऑन कॉस्ट प्राइस. ये दिमाग में उतार लेना. जो भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन होता है डेप्रिसिएशन का, जो भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हो वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर आएगा. डू नॉट फॉलो द अदर थिंग्स और अदर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन. आपको फॉलो करना है, इट इज़ ऑलवेज डन ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट. कभी भी कोई दूसरी मार्केट प्राइस मत ले लेना भूल से. मार्केट प्राइस भी दिया होगा कई बार, तो हमें फॉलो करना है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, जिस भाव से हमने उसको परचेस किया है. थस द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. वो अच्छी तरीके से समझ लो कैसे ये कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन होती है. कॉस्ट प्राइस भी डिसाइड करना जरूरी है ना. डायरेक्टली आपने परचेस किया वो प्राइस नहीं लिख सकते, उसके पीछे भी कोई अलग अलग प्राइसेस ऐड होती है. सो ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट आर एडेड टू द परचेज प्राइस ऑफ एसेट. ये जर्नल वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपको मालूम हो चुका है. सम ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर देयर व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज और वी आर परचेजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट्स, सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर एडेड टू दैट एसेट. तो उसको हमें यहाँ ऐड करना है. वैसे ही सेम थिंग जब भी आप कॉस्ट प्राइस डिसाइड करते हो एसेट की, तो यहाँ पर याद रखो उसके पीछे जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखा है, अंडरलाइन कर लेना, इसको लिखा हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है. वो दोनों मशीन या कोई भी एसेट है उसकी परचेज प्राइस में हमें ऐड करना है. वंस अगेन, टोटल अमाउंट ऑफ द मशीनरी with the transportation cost and installation cost. So this both costs are added to the machinery price, then it will become cost price. यानी उसको लाने का जो भी खर्च हुआ है और उसके सिवा उसको इंस्टॉल करने का जो भी खर्च हुआ है वो दोनों मशीनरी के प्राइस में ऐड होगा. इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है. रीज़न सिर्फ सिंपल है कि वो मशीनरी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले के एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो उसमें ऐड किए जाते हैं, राइट. ये दो ही एक्सपेंसेस.
So if old asset is purchase expenses incurred to bring the asset in usable form are added to the purchase price of the particular asset. तो जब आप ओल्ड मशीनरी सेकंड हैंड मशीनरी परचेस करते हो उस टाइम में वो शायद अनयूजेबल है, तो उसको यूजेबल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो उसके पीछे जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो परचेस प्राइस में ऐड होता है। यानी कि समझ लो आपने 5,000 का एक मशीन परचेस किया है, उसके पीछे 2,000 खर्च आए उसको शुरू करने का, तो मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 7,000। याद रखना है, सेकंड हैंड मशीन की बात है। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला एज फॉलोज। कीप इन माइंड द फॉर्म और फॉर्मूला, राइट, ये याद रखने की जरूरत है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये समझ लिया, सब कुछ खत्म। लेट्स सी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एक एग्जांपल है, उसके तौर पर हम देखेंगे, इसलिए यहाँ डिटेल में मैं नहीं समझाता हूँ, नीचे ही उसका एक एग्जांपल है। तो फिर से एक बार, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू परचेज प्राइस पीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टीसी प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट आईसी। यानी जो भी परचेज प्राइस है वो लो, वो लाने का जहाँ से परचेस किया है मैन्युफैक्चरर के पास से, वहाँ से हमारे कंपनी तक लाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो, और लाने के बाद अंदर ले जाने के बाद उसको इंस्टॉल करने में जो भी खर्च लगता है वो। आप समझ लो एसी फिट करते हो घर पर, एसी 35,000 का 45,000 का आता है, वो सब मिला के उसको सब देखो, 1.5 टन का एसी जब डालते हो आप, तो उसके पीछे कई तरह के 6 फीट के 8 फीट की पाइप लगती है, वो सब एसी में नहीं आता है। एसी तो सिर्फ 42 का है, 3,000 उसके पीछे खर्च लगता है, तो एसी की प्राइस होगी 45, बिकॉज 3,000 आपने वो अलग अलग चीज़ जो डाली है एक्स्ट्रा उसके होते हैं ना। तो एक्चुअल यही चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो भी होगी वो मशीन में ऐड हो जाएगी एज पर आवर इन्फॉर्मेशन। सो इफ़ ओल्ड एसेट वी कैन से सेकंड हैंड एसेट इस परचेस, ये फर्स्ट है यानी कि ये नया वाला खरीदते तब। सेकंड हैंड होता है तो શું થાય છે, क्या होता है, અને એ ધ્યાન રાખજો, કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરચેસ પ્રાઇસ प्लस एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग द एसेट इन यूजेबल फॉर्म। तो आप कोई भी एसेट आप परचेस करते हो, व्हेनेवर यू गोइंग टू परचेस एनी एसेट राइट दैट इज सेकंड हैंड, तो उसके पीछे जो भी खर्च होता है उसे हम बोलते हैं रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। तो शॉर्ट में समझ जाओ कि परचेस प्राइस प्लस रिपेयरिंग प्राइस। तो सेकंड हैंड एसेट के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू पीपी परचेस प्राइस प्लस RE दैट इज रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए कि आप सीधी तरह के उसको याद कर सको, लेकिन याद रखना एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग द एसेट इन यूजेबल फॉर्म। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ हम परचेस करते हैं राइट, उसको यूजेबल फॉर्म में हमें ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, तो ये दो याद रख लेना। सीधा एग्जाम्पल नाउ, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी ऑफ अहमदाबाद हैज़ परचेज अ मशीन फ्रॉम सूरत फॉर ₹50,000। तो अहमदाबाद की कोई कंपनी ने सूरत से एक मशीन परचेस किया 50,000 में। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग दिस मशीन फ्रॉम सूरत वॉज 4,000। तो सूरत से अहमदाबाद लाने का खर्चा 4,000 है, और आने के बाद 2,000 रुपये ₹2,000 पे टू इंस्टॉल दिस मशीन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल करने के 2,000 अलग से लगे। तो देख लो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन विल बी परचेज प्राइस ₹50,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹4,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ₹2,000, टोटल 50 + 4 + 2 दैट इज 54 + 2 56। तो मशीन का प्राइस होगा ₹56,000 विथ ऑल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये थी इंफॉर्मेशन कॉस्ट की। लेट्स मूव टू द अदर सेकंड वन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। सिंपली आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप परचेस करते हो कोई भी चीज़ तो उसका अंदाजित आयुष्य क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अंदाजित क्या है मालूम पड़ जाता है, जब आप जिससे परचेस करते हो वही आपको बता देते हैं कि इसका एस्टिमेटेड लाइफ इतना है। सी द टाइम पीरियड फॉर विच एन एसेट कैन बी यूज एफिशिएंटली इज नोन एज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। यानी कि जितने टाइम पीरियड तक आप एसेट यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली राइट, वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है एसेट की राइट। तो जब तक आप एफिशिएंटली उसको यूज़ करो, वो जितने भी समय है, वो जितना भी साल है, वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। તમે કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરો છો તો સિમ્પલી વી આર આસ્કિંગ ટુ ધી સેલર, જનરલી हम पूछते ગેરંટી આપો છો। સમટાઈમ્સ એ કહે છે ગેરંટી તો ના આપું પણ યુઝ કરો આટલા વર્ષ ચાલશે। દેટ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ધી એસ્ટિમેટેડ લાઈફ। कोई पण वस्तु एनी कोई भी नानी चीज़ भी लो तो भी। सो दैट इज़ द थिंग। सो एस्टिमेटेड लाइफ इज़ एवरीवेयर, बट रिगार्डिंग द आवर एसेट इट इज़ प्री डिसाइडेड, एडवांस में हमको मालूम होता है। सो ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड
possibility of innovation etc are considered. See, when you are going to purchase machinery, yes estimated life is there 10 साल, लेकिन ये 10 साल में वो मशीन का जो लाइफ है वो कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन. इसको भी ध्यान रखना है, राइट. आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब फ़ोन की शुरुआत हुई तो किसी को भी नहीं मालूम था, राइट, कि फ़ोन यानी कि एक स्मार्टफोन ऐसा आएगा जिसमें सब कुछ हो सकेगा, राइट. एवरीथिंग, बैंकिंग भी होगा, ये हमें नहीं मालूम था, राइट. सो एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर थिंग. हम मूवी भी देख सकते हैं, राइट, हम लाइव भी जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. सो ऐसा नहीं था. तो जो भी उस टाइम पे खर्चा किया होगा मोबाइल बनने में कोई भी कंपनी ने, तो वो 10 साल का टारगेट होगा तो वो कम होगा, है ना. एस्टिमेटेड लाइफ उसकी कुछ नहीं चली, क्योंकि इनोवेशन आ गया, नई टेक्निक्स आ गई. तो ये लाइफ डिसाइड करने से पहले देख लो आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हो. दैट इज द सेकंड वन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. Here it is, estimated scrap value of asset. Scrap value, that is a simple type of the scrap. આપણે એને ભંગાર કહીએ છીએ, right? So when you are going to purchase any type of the asset, आपको मालूम है उसका scrap इतना आएगा. It is, see, it is totally assumption, it's a totally estimation. हाँ, let's see. The amount which is realizable at the end of the estimated life of an asset is known as scrap value of asset. तो जो अमाउंट है वो फ्यूचर में, राइट, हमें रियलाइज हो सकती है. द अमाउंट विच इज़ रियलाइजेबल एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ, यानी हमने एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड की 10 साल, राइट. आगे हमने देखा एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, तो उस टाइम पे कितनी अमाउंट उसकी आ सकती है. रियलाइजेबल वैल्यू ये भी मालूम है, याद रखना, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, राइट, हमारी 46 टर्मिनोलॉजीज में. रियलाइजेबल वैल्यू जो भी आती है, राइट, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट. So simply, when you are purchasing any machinery, at that time particularly estimated life is decided. On that basis of the estimated life, right, the amount which is realizable at that time period, it is decided in advance. That is called scrap value of asset. So the depreciable amount of an asset is determined after the deduction of the scrap value from the cost price of an asset. तो एक सिंपल वैल्यू में आप देखें तो जब हम डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट हमें चाहिए, तो वो जो हमें डिसाइड करनी है, तो उस टाइम पे हमें टोटल जो कॉस्ट प्राइस है हमारी एसेट की, उसमें से ये स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा हमें मिलने वाला है, हम उसको जब बेचेंगे तब. अभी जब हम उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन डिसाइड करते हैं, तो वो अंदाजित जो भी कीमत है, राइट, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे हमें आफ्टर 10 ईयर्स मिलने वाले हैं, राइट. सो द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट विद द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ये थियोरेटिकल पोर्शन है, उसका प्रॉपर फॉर्मूला है D इज इक्वल टू C माइनस एस डिवाइड बाई एन. देखेंगे बाद में, लेकिन याद रखो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डिसाइड करनी है, हमको ईयरली जो डेप्रिसिएशन चाहिए उसकी अमाउंट कैसे डिसाइड करनी है, डिवाइडिंग दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट विद द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. यानी जो भी कॉस्ट प्राइस में से आप स्क्रैप वैल्यू निकालोगे, उसको अंदाजित जो भी आपने लाइफ डिसाइड की है 10 साल, उससे डिवाइड करो, जो भी अमाउंट आएगी एसेट की, दैट इज द डेप्रिसिएशन. यहाँ पे जो अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट. सिंपल थिंग. ये थ्री पोर्शन है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन इसका सेम हमारे पास प्रैक्टिकल भी है. नाउ यूज़ ऑफ एसेट. द एफिशिएंसी ऑफ एनी एसेट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज़. मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, बोला लाइफ टाइम उसको याद रखना, 10 साल का उसका यूज़ है, और आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो 5 साल हो जाएगा, ये याद रखना. सो हायर द यूज़ ऑफ एसेट, हायर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल. तो अगर आप उसका यूज़ ज़्यादा करते हो तो बट नेचुरल थिंग है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा ही लगेगा. सो इट मीन्स दैट द लाइफ ऑफ एसेट इज डिपेंडेंट ऑन द यूज़ रादर देन इट्स लाइफ, राइट. तो जब भी आप मशीन का कोई भी डेप्रिसिएशन निकालो, पहले देख लो कि उसका एक्सपेक्टेड ईयर्स या एस्टिमेटेड लाइफ क्या है. तो अगर वी कैन से इट मीन्स दैट द लाइफ ऑफ एसेट इज डिपेंड ऑन द यूज़. उसकी लाइफ उसके यूज़ पर डिपेंड है, ना कि उसकी लाइफ पर. याद रखना ये, राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने तो बोला था 10 साल तक मशीन चलेगा, अरे भाई वो 6 घंटे 8 घंटे तक चलाओ तो 10 साल चलेगा, राइट. अब अगर आप 16-18 घंटे चलाते हो, राइट, तो सिंपल थिंग है ना, तो फिर उसकी लाइफ घटेगी ही घटेगी ना, सिंपल है. तो उसके जो भी लाइफ है वो उसके यूज़ पर डिपेंड करती है. इन अ फैक्ट्री वेन मशीन्स आर यूज्ड इन मोर देन वन शिफ्ट्स,
proportionately high amount of depreciation is chargeable and mostly તમે જોતા હશો કે in factory times 3 shifts are there, so उसका लाइफ सीधा डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज वो मशीन जब बनाता तो वो पर आवर इतना काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा तो इतना आउटपुट आएगा, और 8 घंटे तक इसका यूज़ है तो 10 साल तक चलेगा। लेकिन आप 24 घंटों चला ही रहे तो फिर उसका यूज़ ज़्यादा ही होगा। तो सिंपल, यू हैव टू डेप्रिशिएट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द डेप्रिशिएशन, यानी चार्ज होगा डेप्रिशिएशन का वो ज़्यादा होगा। So thus the use of an asset is considered as a very important factor to determine the amount of depreciation. So when you are going to use the asset, just looking after different of the points, right? When you are using that one, simple you can say okay, when you are using for more than one shift, the usage will increase. So by default you have to depreciate, or you have to give, or you have to calculate the amount, right? Rather to use of that for 10 years, right? यानी कि आप 10 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो फिर उसको एक ही शिफ्ट में जाने दो। अगर 10 साल से कम में यूज़ करना पड़ रहा है, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो फिर उसका सिंपली 2 शिफ्ट में काम करवाओ, राइट। नेक्स्ट वन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है, उसके पीछे लगता है। तो एस्टिमेटेड लाइफ एंड एफिशिएंसी ऑफ एसेट इंक्रीजेस if sufficient amount at appropriate time is spent on repairing and maintenance of asset। तो ये दोनों एक्सपेंस है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपेंस करवा लो तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है। समझ लो कि 8 साल ख़त्म हो गए, हमारा एस्टिमेटेड अभी 10 साल का है, 8 साल के बाद वो मशीन काम करना बंद हो गया, इज इट पॉसिबल? समटाइम इट हैपन्स, राइट। सो इफ दिस टाइप ऑफ द थिंग्स हैपन, आप कुछ रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवा लो, ओके। सो उस टाइम पर करवाने के बाद उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, शायद 10 से 12 भी हो जाए, डिपेंड्स, राइट। सो अगर आप उसके पीछे अप्रोप्रिएट टाइम दे के, ऑन अप्रोप्रिएट टाइम, राइट, कुछ स्पेंड करते हो, कुछ अमाउंट उसके पीछे यूज़ करते हो, तब उसका पर्टिकुलर ईयर ऑफ द यूसेज बढ़ जाएगा। सो थस द एनुअल डेप्रिसिएशन वो डिक्रीज, सिंपल है ना, तो फिर एनुअल डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने उसके पीछे एक्सपेंसेस करवाए रिपेयरिंग करवा के। सो एस्टिमेटेड लाइफ एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी, याद रखना, एस्टिमेटेड लाइफ बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ ईयर्स जो डिवाइड करने हैं वो भी बढ़ गए, तो फिर डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, राइट। सो सिंपली एनुअल डेप्रिसिएशन वुड डिक्रीज। सो दिस पर्टिकुलरली एस्पेक्ट इज ऑल्सो नेसेसरी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस आएगा तो फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी प्लस माइनस होगा। Simultaneously, it is also observed that a balance should be maintained between amount of depreciation and repairing। ज़्यादा रिपेयरिंग भी नहीं होना चाहिए उसके बीच में, दोनों के बीच में, यानी पर्टिकुलर जो भी आप डेप्रिसिएशन क्रिएट करने में कैलकुलेट करने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, वो और रिपेयरिंग दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। दोनों में से कोई ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। जनरल रिपेयरिंग बढ़ जाता है कभी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बीच में बैलेंस रहना जरूरी है। तो दैट इज़ द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एसेट, ये बहुत जरूरी है। वन फिक्स एसेट आर अक्वायर्ड बाय लोन, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो, एसेट परचेज करने कोई भी लोन लेते हो, समझ लो, तो व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज एसेट्स और यू परचेज ऑलरेडी द एसेट्स बाय लोन एंड प्रोडक्शन इज नॉट कमेंस्ड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑफ दिस पीरियड इज एडेड टू द प्राइस ऑफ एसेट। ये याद रखना, राइट। मोस्टली कई बार ऐसा पॉइंट दिया जाता है इन हायर लेवल्स, तो आप समझ नहीं सकते क्या कहना चाहता है। तो याद रखो कि जब भी आपने कोई भी मशीन लिया है थ्रू द लोन, प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट, आपने अक्वायर कर लिया, एसेट ले लिया, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लोन पास हो गई, मशीन आ गया, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना। इट इज़ सिंपल थिंग, बिकॉज यू परचेज द मशीनरी थ्रू द लोन। आपने काम नहीं किया, बैंक वो नहीं देखेगी, बैंक तो यही देखेगी कि हमने मशीन दिया है, उसकी लोन दी है, आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑफ दिस पीरियड इज एडेड, तो ये इंटरेस्ट हमको पे करना है, वो ऐड हो जाएगा प्राइस ऑफ एसेट में, राइट। अभी तक हमने 2 ही चीज़ देखेगी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2 ही ऐड होता है, लेकिन ये तीसरा आया कब, जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब। अब कौन सा यूनिट है कि 5 करोड़ का मशीन लेके प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा? ऐसा तो होता नहीं है, रेयरली ऐसा होता है, और ड्यू टू सम लीगल प्रोसीजर इज लेफ्ट आउट, लीगल प्रोसीजर इज रिमेनिंग, लीगल प्रोसीजर अंडर प्रोसेस है, तो ये हो सकता है, बाकी और कोई रीज़न नहीं हो सकता है। सो उस समय तक हम वेट कर सकते हैं और इंटरेस्ट हमने ऐड करना है पर्टिकुलर एसेट की प्राइस में। सो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन सच टोटल अमाउंट। तो समझ लो कि हमारा एग्जांपल था 56,000 वाला, याद रखना 50,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000
अब उस महीने हमने पर्टिकुलरली वो मशीन स्टार्ट नहीं किया है और इंटरेस्ट हमने पे कर दिया 1000 रुपीज़, तो फॉर दैट मंथ मशीनरी का प्राइस हो जाएगा 57,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो डिसाइड करेंगे परसेंटेज के तौर पर वो निकल जाएगा। सो ये जब आएगा तब डिटेल में हम पोर्शन प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट वन न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च, जो भी हमने शुरू किया था एस्टिमेटेड लाइफ वाला पॉइंट, तब हमने बताया कि टेक्निकल पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू दैट वन और इनोवेशंस आर देयर, तो उसके वजह से एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड करना शायद कई बार प्लस माइनस हो जा सकता है। तो ये क्या होता है ये न्यू इनोवेशन रिसर्च? सी कंटिन्यूस न्यू इनोवेशंस एंड रिसर्चेस आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। कुछ नया हर रोज आ रहा है, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ नया आ रहा है, राइट। सो कंसिक्वेंटली आफ्टर सम टाइम एसेट बिकम ऑब्सोलेट, वो आउटडेटेड हो जाएगी। ऑब्सोलेट यानी उसका काम कम हो जाएगा, राइट। सादी भाषा में कहिए तो आउटडेटेड, राइट, यानी કોઈ કિંમત ઉપજશે નહીં, આઉટડેટેડ થઈ ગયું છે વસ્તુ, એવું કહીએ છીએ ને આપણે। સો વી કેન સે ધેટ ઇઝ ઓબ્સોલેટ। સો ધેરફોર ધ રિમેનિંગ ટાઈમ પીરિયડ ऑफ एसेट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी मटेरियल मीन्स आपने जो भी मशीन परचेस किया है, मटेरियल के बेस पर हम उसमें प्रोडक्शन करें, लेकिन मटेरियल ही उसमें अब सेट नहीं होता है, नई चीज़ में वो कुछ काम ही नहीं होता है, तो फिर मशीन भी क्या काम का। चलो मशीन की बात कर ले, मशीन ही टोटली ऑब्सोल्यूट हो गया है, वो आउटडेटेड है। सो जो भी टाइम पीरियड रिमेनिंग है, राइट, एसेट जो भी है रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑफ एसेट इज ऑल्सो कंसिडर टू डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन। तो बाकी रहा उस टाइम को हम मद्देनजर रखते हुए, राइट, इन द फैक्ट दैट कि भाई उसको हमें ध्यान पर रखना, इनोवेशन रिसर्च आएगा ही आएगा। लास्ट वन 8.1 अदर फैक्टर्स। बिसाइड्स अबव मेंशन फैक्टर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूज ऑफ एसेट पॉसिबली वी कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्केट प्राइस रिडक्शन। तो जब भी कोई भी फैक्टर्स यहाँ से ले लो, कोई कॉस्ट प्राइस ले लो, कोई एस्टिमेटेड लाइफ ले लो, सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस ऑल दिस पॉइंट्स, राइट, यूज ऑफ एसेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ एसेट, पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइस रिडक्शन। तो इस सब में हमने एक ध्यान तो नहीं दिया कि इसकी मार्केट प्राइस भी कम हो सकती है, नया कुछ आया तो पुरानी प्राइस शायद बहुत कम भाव में बिकेगी, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज देयर, राइट, नेचुरल कैलामिटीज जो हमने फैक्टर्स देखे थे, एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो एसेंशियल टू बी कंसीडर्ड फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये सब तो हमने 8 पॉइंट डिसाइड किया कि कॉस्ट प्राइस में ये सब कुछ होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सब के सिवा, ये ऊपर के 7 के सिवा कई चीज़ ऐसी भी होती है, राइट, कि मार्केट प्राइस कम हो गई, राइट, कि फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नेचुरल कैलामिटीज, तो उसकी वजह से भी हमें हमारा जो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन है और रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन है उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड, अदर फैक्टर्स। So these are the information related to the factors to be considered to determine amount and rate of depreciation. And इसके बाद जो पॉइंट आता है that is the depreciable asset. Depreciable assets क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने आगे तो देख ही लिया था। So this is the point number 7. What are depreciable assets? There is a reduction in value of some assets due to their limited life. कोई भी चीज़ ले लो, उसकी लिमिटेड लाइफ है, उसके बाद उसमें किसी ना किसी तरह रिडक्शन होगा, दे आर कॉल्ड डेप्रिसिएबल एसेट्स। सिंपल, मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया, मशीनरी है, कोई भी चीज़ ले लो, राइट, अगर आप उसकी वैल्यू इंटेंशनली कम करते हो तो नहीं होगी ना, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट वन, तो बाय डिफॉल्ट वो कम होगी, राइट। फिर आपके पास मशीनरी आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, लेकिन उसका रेट शायद कम होगा, ऐसा समझ लेते। सो रिडक्शन इज देयर इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स ड्यू टू द पर्टिकुलर लिमिटेड लाइफ, सो देयर लिमिटेड लाइफ इज देयर, सो दे आर कॉल्ड डेप्रिसिएबल एसेट। सो वाइल ऑन सम एसेट डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। कई एसेट्स होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है? Because their value does not reduce due to the use of the passage of time, for example land, simply. So land के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन आज तक लगाया नहीं है, लगेगा भी नहीं। क्यों? ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। रीजन इज देयर वैल्यू डज नॉट रिड्यूस ड्यू टू द यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। जितना भी आप यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, राइट, ऐसा एक पर्टिकुलर फैक्ट चीज़ है। हाँ, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी बिकॉज वो कंस्ट्रक्टेड है ना, कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस डिमांड करता है कई समय के बाद, यानी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, सो मे बी इट विल डिक्रीज। लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, कहीं लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, बिकॉज देयर वैल्यू डज नॉट रिड्यूस ड्यू टू द यूज।
उसकी वैल्यू डन। हाँ, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आपको मालूम है फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ वो प्रीफर नहीं करता, यहाँ हम उसे ध्यान पर नहीं देते, हम टोटल लैंड की बात करते हैं, उसकी प्राइस कम नहीं होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। द एक्सेप्शन on which the depreciation is not charged, the reason is that because of the reduced due to the use of passage, that is the land. So let's see, in normal circumstances the following explanation can be given for depreciable assets, right? So these are some information related to the depreciable assets. Normal circumstances की बात करते हैं, right? Following explanation is very important. First one, an asset which is purchased for the purpose of use, it means not acquired for the purpose of sale, such asset is considered as depreciable asset. यानी कि आप बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेस करते हो और उसका यूज़ जो भी है, राइट, वो आपने बिजनेस के लिए किया है, उसका यूज़ आप बिजनेस के लिए करने वाले हो, राइट, तो उसके ऊपर जो भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएगी, राइट। वो सिंपल नॉट एक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल, हाँ, आपने सेलिंग करने के लिए नहीं लिए, आपको मालूम है कई चीज़ें हम होती है वो इन्वेस्टमेंट बेस पर लेते हैं, लैंड भी लेते हैं, बिल्डिंग भी लेते हैं, कोई एसेट भी लेते हैं, राइट, सो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो हम सेल कर देंगे। लेकिन द पर्टिकुलर एसेट विच इज़ पर्पस यूज फॉर द पर्पस ऑफ द आवर वर्क, राइट, तो हमारा यूज़ करने के लिए हम उसको लिए, तो फिर उसको हम डेप्रिशिएबल एसेट बोल सकते हैं। लेकिन पर्सनल है, यानी कि चलो ओनर ने लिए, अच्छा ऐसा समझ लो कि फॉर द सेलिंग के लिए लिए, तो वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं कहलाएगा, याद रखना, राइट। सो वंस अगेन, एसेट विच इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ यूज, इट मीन्स नॉट एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल एसेट्स, राइट। हमने बेचने के लिए नहीं है, इन शॉर्ट हमारे यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं ली है, हमारे बिजनेस यूज़ के लिए ली है, तो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएगी। Next one, an asset which is used for more than one accounting period, such asset is considered as depreciable asset. ऐसी तो कोई एसेट है नहीं कि हम एक साल के लिए यूज़ करते उसके बाद नहीं रखेंगे, isn't it? ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी एसेट नहीं है। सो कीप इन माइंड, एसेट विच इज़ यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मिनिमम आपके पास 2-3 साल तो होते ही, अब तो 3 साल तो बहुत है, कोई भी एसेट आप परचेज करो मिनिमम 3 साल के लिए होती है ना, सो दैट इज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल एसेट। It means asset which is useful for one accounting year only. It is not considered as a long-term depreciable asset because the total cost of asset is written off as depreciation. यानी अगर कोई भी एसेट आप परचेज करते हो, right, that is asset, वो आपके लिए एसेट ही है, लेकिन वो एसेट आप 1 साल के लिए करते हो, उसके बाद सेकंड ईयर उसका यूज़ नहीं करते हो, तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसको हमें वन टाइप ऑफ द इंटेंजिबल एसेट समझ के कीप द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विद द पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली है। वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, एक्चुअली भी परचेज टेंजिबल एसेट, लेकिन उसको हम 1 साल के लिए यूज़ करते हैं, सो वो हो जाएगा रिटर्न ऑफ, डेप्रिशिएबल एसेट्स है, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन के तौर पर कहला जाएगा, यानी 1 साल में उसकी टोटल अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे, है, लेकिन वो कहलाएगी डेप्रिशिएबल एसेट। लेकिन याद रखना, अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो 1 से ज़्यादा साल के लिए ही होना चाहिए, तभी वो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएगा, वरना वो रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मांडी वाड़ू उसको निकाल देंगे हमारे बिजनेस में से। थर्ड वन, एन एसेट विच हैज़ लिमिटेड लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी डेप्रिशिएबल एसेट, उसकी लाइफ लिमिटेड है, बट एसेट विच हैज़ अनलिमिटेड लाइफ और हुज एस्टिमेशन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल, दिस काइंड ऑफ एसेट इज नॉट कंसिडर्ड एज डेप्रिशिएबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ये एक्सेप्शन है, राइट, कोई एक एसेट है उसकी लाइफ डिसाइडेड है, वो लिमिटेड लाइफ से ही चलता है, लिमिटेड लाइफ यानी 30 साल, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं है, 50 साल तक कोई डेप्रिशिएबल एसेट मीन्स कोई एसेट नहीं चलता है, पहले था 30 साल का, अब तो 20, 15, 10 साल तक हम सोचते हैं, रीज़न दैट इज इनोवेशन रिसर्चेस। लेकिन कीप इन माइंड, एन एसेट विच हैज़ लिमिटेड लाइफ इट इज़ कंसिडर्ड एज डेप्रिशिएबल एसेट, और जिस एसेट की, द एसेट विच हैज़ अनलिमिटेड लाइफ, उसकी कोई भी लाइफ लिमिटेड नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है, और उसका एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं, हम नहीं कर सकते उसका एस्टिमेशन क्या हो सकता है, आई डोंट नो, वी डोंट नो एग्जैक्टली, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डेप्रिशिएबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, तो लैंड का जो भी यूज़ है, एसेट है, वो अनलिमिटेड लाइफ है, और कई चीज़ ऐसी होती है कि उसकी एस्टिमेशन हम नहीं कर सकते, वो सब डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं आती है, राइट, याद रखना, डेप्रिशिएबल एसेट में क्या आता है, लिमिटेड लाइफ। With the observation of the above mentioned characteristics, the list of the depreciable asset is as follows. So these are the some depreciable related characteristics, and ये asset आ सकती है, देख लो, बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीन्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लूज टूल्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब तीनों के तीनों हैं वो हमारे जाएंगे टोटली, राइट। हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं करना है, उसका रिटर्न ऑफ होगा, राइट। इंटेंजिबल है। माइंस, गैस वेल्स, ऑयल वेल्स, राइट, इसका यूसेज पर जाएगा, ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी के बेस पर जाएगा, राइट। जो हम यूज़ करेंगे वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, इसमें रिटर्न ऑफ है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। सो दिस आर सम लिस्ट, सो दिस इज द एसेट विच आर डेप्रिसिएबल। तो कीप इन माइंड विच एसेट्स आर डेप्रिसिएबल एसेट्स, दीज एसेट्स आर डेप्रिसिएबल एसेट्स, यही डेप्रिसिएबल एसेट्स है। So this is the end of our depreciable assets. Keep in mind the three characteristics of this depreciable assets. What does it mean? वो भी हमने बताया, एक्सेप्शन भी बोला, और मैंने एक लिस्ट दिया आपको, राइट, दैट इज 8 डिफरेंट depreciable assets. So that is the end of our theory portion of the particular chapter. Also some of the basic theory is already completed and some of the important theory is also completed. Also यहाँ के बाद जो आएगा वो methods के तौर पर जाएगा. So in next session I will start the different methods of the depreciation. Total लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ, यानी टोटल सिलेबस में, I'm talking about the whole syllabus, 100% सिलेबस में सिर्फ 2 है, तो उसको हम देखेंगे और उसके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन को भी हम देखेंगे. सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडे सेशन. थैंक यू.